हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सारिका नागर और मेरे यूट्यूब चैनल CSA पे आप सभी का वार्म वेलकम है। मैं लेके आई हूं केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली 11th 12th BSc और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए वेरी वेरी यूज़फुल होंगे। अभी का जो टॉपिक है वो है रबर। और रबर बहुत ही जाना माना नोन प्रोडक्ट है। रबर जनरली प्लांट से या पौधों से प्राप्त होता है और रबर को इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज भी किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। रबर जिस पादप से प्राप्त होता है उस पादप का नाम है हीविया ब्रांजियलिस। हीविया ब्रांजियलिस पादप का जो प्लांट है उसका जो स्टेम होता है, तना होता है, उस तनों पर कट लगाकर उनसे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है और उनके लेटेक्स के अंदर जो लेटेक्स प्राप्त किया जाता है उस लेटेक्स के अंदर जो रबर है कोलाइडल कणों के रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन लेटेक्स में केवल रबर के कण ही नहीं होते, इसमें रबर के पार्टिकल्स के अलावा प्रोटीन तथा वसा के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्लांट से जो हमें लेटेक्स प्राप्त होता है वो एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर रबर के कुछ पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड रहते हैं। लेटेक्स जो प्राप्त होता है उसे रबर प्राप्त करने के लिए उसको वापस उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसे रबर की प्राप्ति की जाती है। आज का जो यूट्यूब वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि नेचुरल रबर क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर क्या होते हैं। तो देखिए, अभी देखते हैं नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर को हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबर। अतः वह रबर जो हमें पौधों से या जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो बेसिकली केमिस्ट्री का है और हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो रबर है उसकी केमिस्ट्री क्या है। रबर को अपन पॉलीमर के अंदर पढ़ते हैं। रबर एक प्रकार का पॉलीमर या बहुलक होता है और हमें पता है कि जो भी बहुलक होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो मोनोमर से बने हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि रबर जो है उसमें कौन मोनोमर होता है। अगर बात करें नेचुरल रबर की तो नेचुरल रबर के अंदर जो मोनोमर होता है उसका नाम है आइसोप्रीन, या हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, बहुलक क्या होते हैं? बहुलक का मतलब होता है कि जब मोनोमर की बहुत सारी यूनिट आपस में एक के बाद एक जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करती हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार मोनोमर की यूनिट के अणुभार के गुणज में होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक के बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो रबर जो है नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है। आइसोप्रीन को याद कैसे करना है? देखो, हमें स्ट्रक्चर याद है 1,3-ब्यूटाडाइन का। 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो सेकेंड कार्बन है उससे अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मैथिल ग्रुप से तो जो यूनिट बनेगी, जो मोनोमर बनेगा, उसे हम कहते हैं आइसोप्रीन। और प्राकृतिक रबर जो होता है वो इस आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है। अब प्राकृतिक रबर में भी आपको ये याद रखना है कि जब इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या उनका विन्यास चेंज हो जाता है तो रबर का या बनने वाले रबर का नाम भी चेंज हो जाता है। कैसे? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन दो रूपों में पाया जाता है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। सिस का मतलब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ समान ग्रुप हो तो उसे हम कहते हैं सिस फॉर्म, जैसे RR इधर HH, तो इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोज में इस तरह से ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ओके, जब मोनोमर की आइसोमर मोनोमर का सिस फॉर्म पॉलीमराइजेशन में भाग लेता है और पॉलीमर का निर्माण करता है तो उससे बनने वाला पॉलीमर या रबर प्राकृतिक रबर कहलाता है। इसी तरह जब पॉलीमराइजेशन में इसका ट्रांसफॉर्म भाग लेता है, आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म भाग लेता है, तो उससे बनने वाला रबर जो है वो गाटा पार्चा रबर कहलाता है। अब ये किस प्रकार से बनेंगे इसकी मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक रबर। तो देखिए, प्राकृतिक रबर इसकी मैकेनिज्म।
प्राकृतिक रबर में हमें पता है कि इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है, उसकी जगह आपको क्या लगाना है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन था, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन को ही क्या कहा जाता है, आइसोप्रीन कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या, जो प्राकृतिक रबर है वो एक तरह का एडिशनल पॉलीमर होता है। इसका मतलब ये है कि ये पॉलीमर जो है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनता है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जब मोनोमर की बहुत सारी यूनिट एक के बाद एक क्रमागत जुड़ती जाती हैं और एक लंबी चेन का निर्माण करती हैं, तो उसे एडिशनल पॉलीमराइजेशन या युगात्मक बहुलीकरण कहा जाता है और बनने वाले बहुलक युगात्मक बहुलक कहते हैं। इसमें क्या होगा, मोनोमर की बहुत सारी यूनिट, जैसे ये एक यूनिट अभी ले ली, इसी तरह से इसकी बहुत सारी यूनिट लेंगे और आपस में उसको ऐड करते जाएंगे तो एक लंबी चेन का निर्माण हो जाएगा। तो देखो ये तो मोनोमर है, अब इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से इसको ऐड करना है, हमें याद कैसे रखना है, उसको देखते हैं। आपको इस तरह से लिखना है C+C, ये मोनोमर की यूनिट है, सिंगल बॉन्ड, इधर जुड़ा हुआ है CH2, इधर जुड़ी हुई है मैथिल समूह, क्लियर। उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2 और H, क्योंकि ये सिस फॉर्म है इसलिए दोनों डबल बॉन्ड हमने एक ही साइड में लिख दिया। उसी तरह से दूसरा ग्रुप ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3H, क्लियर। अब क्या करेंगे, बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी, देखना ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस सिंगल बॉन्ड की तरफ, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आगे जो आने वाली यूनिट है उस पर जुड़ने के लिए शिफ्ट हो जाएगा, या ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में बदल जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी एक फ्री हो जाएगी और यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, ये CH3, उसके बाद में ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड CH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन CH2, ये वैलेंसी फ्री, इधर CH3, क्लियर। अब ये इसकी वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब आगे से आगे नई मोनोमर की यूनिट जुड़ती जाएगी। अगर हमने इसके N मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक प्रकार का पॉलीमर या पॉलीमर की चेन बन गई, क्योंकि इसके अंदर जो आइसोप्रीन है वो सिस फॉर्म में लिया है हमने, इसलिए इससे बनने वाला जो रबर है वो कौन सा होगा, नेचुरल रबर, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल रबर कह सकते हैं। दूसरी जो मैकेनिज्म होगी उसके अंदर हम सिस फॉर्म ना लेके ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो बनने वाला रबर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। उसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसको आप देख लो एक बार। ओके, अब लेते हैं आइसोप्रीन की ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये इसकी ट्रांसफॉर्म, ये आइसोप्रीन मैंने लिखा है CH2H। देखो अब मैंने क्या लिखा, डबल बॉन्ड इधर, इधर डबल बॉन्ड इधर, मतलब मैंने क्रॉस में लिखा है, मतलब इसको मैंने ट्रांस में लिखा है। इसी तरह की दूसरी यूनिट ले लेती हूँ, मोनोमर एज इट इज हैं, सेम ही होंगे, बस उनके ट्रांसफॉर्म होगी, क्लियर। ये हमने ट्रांसफॉर्म लेगी। अब बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी, सेम है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस सिंगल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किस पे, इस वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस सिंगल बॉन्ड पे और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे बॉन्ड करने के लिए, क्लियर। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन कार्बन, अब सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड था वो हो गया सिंगल, CH3 CH2 हाइड्रोजन। अब देखो ये CH2 इस CH2 के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा, तो ये CH2C, ये CH3, उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
इधर हो गया सिंगल बॉन्ड, इधर हो गया वापस सिंगल बॉन्ड। ये इसकी वैलेंसी हो गई अब फ्री, इधर इसकी वैलेंसी हो गई फ्री। अगर हमने इसके n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो हम क्या कहेंगे, इसके क्या एक पॉलीमर की लंबी चेन बन जाएगी जिसमें n मॉलिक्यूल्स जो है वो रिपीट होते जाएंगे। तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्म लिया और एक पॉलीमर चेन बनी या एक रबर का निर्माण हुआ। इस रबर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं गाटा पार्चा रबर। क्या कहेंगे, गाटा पार्चा रबर इसको कहा जाता है। तो दोनों रबर के अंदर आइसोप्रीन ही होती है मोनोमर के रूप में, लेकिन फ़र्क आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो मोनोमर है उसमें सिस फॉर्म है तथा गाटा पार्चा के अंदर जो मोनोमर है उसमें ट्रांस फॉर्म है। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर, या उसे कह सकते हैं हम संश्लेषित रबर। देखो सिंथेटिक रबर या संश्लेषित रबर याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने जो नेचुरल रबर पढ़ा था, नेचुरल रबर के अंदर जो मोनोमर की यूनिट ली है वो क्या थी, आइसोप्रीन थी, ठीक है, जिसको हमने किससे बनाया था, 1,3-ब्यूटाडाइन से बनाया था। एज इट इज़ आपको ये यूनिट इसमें भी याद रखनी है। सिंथेटिक रबर जो है उसका नाम है नियोप्रीन तथा ये जिस मोनोमर यूनिट से बनता है उस मोनोमर यूनिट का नाम है क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है, देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइन हमने देखा। जब हमें आइसोप्रीन बनाना है तब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और मैथिल ग्रुप लगा लेते हैं तो बनती है आइसोप्रीन। अब हमें क्लोरोप्रीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा देंगे। क्लियर, तो ये क्या बन गया अब, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर की मोनोमर यूनिट होती हैं। ये सिंथेटिक रबर की मोनोमर यूनिट क्लोरोप्रीन जो होती हैं उसके अंदर भी एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है। ये यूनिट एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं और एक लंबी पॉलीमर चेन का निर्माण करती हैं जिससे संश्लेषित रबर का निर्माण होता है। तो हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरह से ये बनेगा। देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये डबल बॉन्ड CH2, इधर मैथिल की जगह अब क्या है, क्लोरीन, इधर CH, इधर CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या है, क्लोरोप्रीन। ये सिस फॉर्म में ही रहेगा। दूसरी और यूनिट लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ CH2, इधर डबल बॉन्ड के साथ CH2, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इधर क्लोरीन जुड़ी हुई है। मैंने 2 यूनिट लिए हैं, मोर देन 2 अपन ले सकते हैं। मैं यहाँ n लिख लूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल लिए हैं। किस तरह से इनके अंदर पॉलीमराइजेशन होगा तो आपको ऐसे याद रखना है। डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है सिंगल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे जुड़ने के लिए इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड था, अब यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा वापस कार्बन कार्बन बॉन्ड, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा वापस सिंगल, वापस डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आगे की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से बनेगा इसका प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH2, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH2 क्लोरीन, उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, फिर CH2 और ये इसकी वैलेंसी फ्री। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं N। इसका मतलब ये है कि ये पॉलीमर की चेन बनके तैयार हो गई हैं। देखो जब भी पॉलीमर बनता है तो मोनोमर की यूनिट जब तक जुड़ती जाती हैं तब तक की मोनोमर पूर्ण रूप से यूज़ नहीं हो जाते हैं या कंप्लीटेड नहीं हो जाते और लंबी पॉलीमर चेन का निर्माण नहीं हो जाता। तो इस तरह से पॉलीमर की चेन बनके तैयार हो जाती हैं। ये जो पॉलीमर बना है या जो रबर बना है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे नियोप्रीन। क्या नाम है, नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है, एक तरह का संश्लेषित या सिंथेटिक रबर कहलाता है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, क्लोरोप्रीन, आपको याद रखनी है। तो ये है संश्लेषित रबर के बारे में। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो 3 प्रकार के गवर्नमेंट रबर के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड है GRI। हम इसमें 3 पढ़ेंगे,
मैं आपको तीनों एक बार एक साथ बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। एक है GRS, एक है GRN और एक है GRI। ये 3 प्रकार के हम रबर पढ़ेंगे। एक का नाम है गवर्नमेंट रबर स्टाइरिन, दूसरे का नाम है गवर्नमेंट रबर एक्रिलोनाइट्राइल, तीसरे का नाम है गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटिलीन। क्लियर। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, बहुत ही सिंपल सा है। तीनों के तीनों जो रबर हैं उसके अंदर जो मोनोमर की यूनिट है 2 अलग अलग टाइप की यूनिट होगी, मतलब सब में 2-2 मोनोमर की यूनिट तो होगी। जो ये गवर्नमेंट रबर स्टाइरिन है, जो GRS हैं, GRN है, GRI हैं, सबके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, वो है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मोनोमर की यूनिट इन तीनों के अंदर पाई जाएगी। तो डिफरेंट क्या होगा तीनों में, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो GRS है उसके अंदर मोनोमर की यूनिट आइसोप्रीन के अलावा होगा स्टाइरिन। देखो ये नाम क्लियर इसके अंदर लिखा हुआ ही है तो याद रह जाएगा, आइसोप्रीन के अलावा दूसरा मोनोमर होगा स्टाइरिन। GRN के अंदर आइसोप्रीन के अलावा दूसरा मोनोमर होगा एक्रिलोनाइट्राइल, और एक्रिलोनाइट्राइल को हम और क्या कहते हैं? वाइनिल साइनाइड। GRI रबर जो है इसमें आइसोप्रीन तो बहु मोनोमर है ही, इसके अलावा जो दूसरी यूनिट होगी वो होगी आइसोब्यूटिलीन। तो देखो नाम से ही आपको मोनोमर की यूनिटें याद हो जाएगी, क्योंकि आइसोप्रीन तो सब में है ही, इन तीनों में आइसोप्रीन मोनोमर है और इन तीनों के अंदर अलग अलग दूसरा मोनोमर हो जाएगा। S से स्टाइरिन, N से एक्रिलोनाइट्राइल और I से आइसोब्यूटिलीन हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि तीनों टाइप के जो रबर हैं वो एक तरह के कोपॉलीमर रबर होते हैं। अब ये कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर क्या होते हैं? देखो जब हम एडिशनल पॉलीमर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मोनोमर की बहुत सारी यूनिट एक के बाद एक जुड़कर एक लंबी पॉलीमर चेन का निर्माण करती हैं। ये मोनोमर की यूनिट अगर समान प्रकार की होती हैं तो बनने वाले पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाते हैं। जैसे हमने देखा प्राकृतिक रबर में सारी की सारी यूनिटें आइसोप्रीन ही थी। इसी प्रकार से अगर इस तरह के पॉलीमर जिसमें 2 अलग अलग टाइप की मोनोमर यूनिट भाग लेती हैं तो बनने वाले पॉलीमर कोपॉलीमर कहलाते हैं। और ये तीनों के तीनों टाइप किसके हैं? कोपॉलीमर कहलाएंगे, क्योंकि तीनों में अलग अलग प्रकार की यूनिटें भाग लेती हैं। देखो तीनों में आइसोप्रीन है, उसके साथ में स्टाइरिन है, इधर भी आइसोप्रीन है, साथ में एक्रिलोनाइट्राइल है। GRN में आइसोप्रीन है, उसके साथ में आइसोब्यूटिलीन भी है। तो ये 2 अलग अलग प्रकार की यूनिटें भाग लेती हैं, इसलिए ये सारे पॉलीमर जो हैं वो कोपॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम अब एक एक के बारे में मैकेनिज्म समेत पढ़ लेते हैं। पहला देखते हैं GRS या गवर्नमेंट रबर स्टाइरिन के बारे में। पहला है गवर्नमेंट रबर स्टाइरिन। इसके अंदर मोनोमर की यूनिट कौन सी होगी? तो एक तो होगा आपके आइसोप्रीन और दूसरी कौन सी होगी? स्टाइरिन। परसेंटेज आपको याद रखना है, आइसोप्रीन होगा इसके अंदर 75% तथा स्टाइरिन होगा इसके अंदर 25%। अब किस तरह से जुड़ेंगे? आइसोप्रीन की यूनिट हमें पता है CH2 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोप्रीन। दूसरा इसमें कौन जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा स्टाइरिन। स्टाइरिन आपको ऐसे याद रखना है विनाइल बेंजीन। देखो ये जो पार्ट होता है ये इसे कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? विनाइल कहा जाता है। और विनाइल के साथ में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। जब एडिशनल पॉलीमर पढ़ते हैं तो हम विनाइल पॉलीमराइजेशन भी पढ़ते हैं। ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH और वैलेंसी फ्री, इसे कहते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो हम इसे कहते हैं विनाइल क्लोराइड। अगर साइनाइड जुड़ा हुआ है तो कहते हैं विनाइल साइनाइड। इसी तरह से बेंजीन जुड़ा है तो कहेंगे विनाइल बेंजीन। क्लियर। अब ये जो विनाइल बेंजीन है इसी का नाम होता है स्टाइरिन, तो इसे ही स्टाइरिन कहा जाता है। अब आपको इसमें मैकेनिज्म याद रखनी है, बहुत ही आसान है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाए इस कार्बन सिंगल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इसके ऊपर ताकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जॉइंट हो जाए या बॉन्डिंग हो जाए, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब आगे और मोनोमर जुड़ेगा। क्लियर। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें मोनोमर जो है वो अल्टरनेट जुड़ेंगे। देखो आइसोप्रीन जुड़ा, उसके बाद में
स्टायरीन जुड़ेगी, फिर वापस आएगा आइसोप्रीन, वापस आएगी स्टायरीन। इस प्रकार से अल्टरनेट ये ऐड होते जाएंगे। तो किस तरह से इनके मोनोमर से पॉलीमर बन रहे हैं। ये CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह, ये वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड का सिंगल हो गया, अब CH2 ये सिंगल बॉन्ड का डबल हो गया, CH2 ये डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल हो गया, CH ये वैलेंसी फ्री, C6H5। क्लियर। हमने यहाँ पे इसके n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिए हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। और ये पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, GRS या गवर्नमेंट रबर स्टायरीन इसको कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है। GRS आइसोप्रीन और स्टायरीन दो इसके अंदर मोनोमर होंगे, एक प्रकार का ये कोपॉलीमर बनेगा। क्लियर। ठीक है। दूसरे दो टाइप के जो हैं GRN और GRI एज इट इज़ बिल्कुल इसी के समान है, मैकेनिज्म भी हूबहू इसी के समान है, हल्का सा उसके अंदर डिफरेंस है जो आपको देखना है। तो देखिए सेकंड रबर GRS के बाद पढ़ते हैं GRS हो गया, GRA के बाद में पढ़ते हैं GRN। GRN नाम क्या है, गवर्नमेंट रबर एक्रिलो नाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर मोनोमर की यूनिट कौन सी होती हैं, इसके अंदर मोनोमर की यूनिट एक तो होगी आइसोप्रीन और दूसरी कौन सी होगी इसके अंदर, एक्रिलो नाइट्राइल, और इसी को हम क्या कहते हैं, वाइनिल साइनाइड। क्लियर। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसमें है एक तो मोनोमर की यूनिट आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी जगह मैथिल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ये है आइसोप्रीन। दूसरी है एक्रिलोनाइट्राइल वाइनिल साइनाइड। तो वाइनिल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH वाइनिल ग्रुप है, जुड़ा हुआ कौन है, साइनाइड। तो ये हो गया वाइनिल साइनाइड। प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा, तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस सिंगल बॉन्ड पे, तो अब कार्बन कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो कार्बन कार्बन की इस तरह से इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे के कार्बन पे, जो आगे की यूनिट जुड़ेगी। इसके अंदर भी आपको याद रखना, इसमें जो परसेंटेज होते हैं वो आइसोप्रीन जो है वो 75 और एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो 25 होते हैं, जैसा कि हमने किसके अंदर, GRS के अंदर पढ़ा था। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, ये CH3 की यूनिट, अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, वापस ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये CH2, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड CH, ये आगे वैलेंसी फ्री ताकि आगे किसी और कार्बन से जुड़ सके। इसके n नंबर ऑफ द हमने मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये पॉलीमर की एक चेन बन जाएगी या पॉलीमर बन जाएगा। इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, GRN कहते हैं, गवर्नमेंट रबर एक्रिलोनाइट्राइल या गवर्नमेंट रबर वाइनिल साइनाइड। क्लियर। बहुत ही इजी है। देखो दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, GRS GRN के अंदर आइसोप्रीन, उसके अंदर भी आइसोप्रीन, उसके अंदर स्टायरीन मोनोमर, इसमें एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर। परसेंटेज दोनों में समान है, 75% आइसोप्रीन 25% एक्रिलोनाइट्राइल लेना है। क्लियर। लास्ट जो देख लेते हैं वो है GRI रबर, GRI गवर्नमेंट रबर, इसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटिलीन। गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटिलीन। ठीक है। तो मोनोमर की यूनिट कौन सी होगी, एक तो होगी आइसोप्रीन और एक होगी आइसोब्यूटिलीन। कितने परसेंटेज आपको याद रखना है, दोनों में समान थे, इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें 98% आइसोप्रीन होगा और 2% इसके अंदर आइसोब्यूटिलीन होगा। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म बिल्कुल समान ही है और बहुत ही ईजी है। आइसोप्रीन लेना है, ये हमने ले लिया आइसोप्रीन। दूसरी मोनोमर की यूनिट आइसोब्यूटिलीन लेना है। आइसोब्यूटिलीन इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, डबल बॉन्ड और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कार्बन के ऊपर मैथिल की 2 यूनिट,
इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन क्यों? क्योंकि ब्यूटेन कार्बन के 4 हैं इसके अंदर, 4 कार्बन है इसके अंदर, तो इसे ब्यूटिलीन कहा जाता है। अब इसके अंदर देखो जोड़ेंगे कैसे, मैकेनिज्म क्या है? सेम मैकेनिज्म, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में ये बॉन्ड जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, इसके n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हमने लिए, तो ये CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया CH, ये CH2, ये CH2 इस CH2 के साथ में जुड़ा कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये वैलेंसी फ्री। ये क्या बन गया? ये बन गया पॉलीमर या रबर, जिसका नाम होगा GRI या गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, तो इसके अंदर अब कॉमन फैक्टर क्या है वो मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा लेती हूँ। देखो GRS, GRN और GRI पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट रबर स्टाइरिन, गवर्नमेंट रबर एक्रिलोनाइट्राइल, गवर्नमेंट रबर आइसोब्यूटिलीन। तीनों के अंदर आइसोप्रीन जो है मोनोमर के रूप में है, समान ही है। दूसरा मोनोमर इसमें S से स्टाइरिन, N से एक्रिलोनाइट्राइल और I से आइसोब्यूटिलीन है। परसेंटेज 75 से 25 इसमें भी, 75 से 25 GRN में भी। फ़र्क इसमें है GRI के अंदर, इसमें 98% और 2% मोनोमर अनुपात में पाए जाएंगे। क्लियर? तो ये तो है रबर के बारे में जनरली। अब हम देख लेते हैं कि जो रबर बनता है उस रबर को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं किया जाता? डायरेक्ट यूज़ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब रबर को यूज़ किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भंगुर प्रकृति का, ब्रिटल नेचर का होता है। उसकी तनन क्षमता या उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, सामर्थ्यता जो होती है, वो इतनी उच्च या अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो जो रबर प्राप्त होता है उस रबर की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसके अंदर जब उसका पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है उसी दौरान उसके अंदर कुछ एडिक्ट, कुछ उत्पाद और उसके अंदर सल्फ़र मिलाया जाता है। सल्फ़र मिलाने से क्या होगा? सल्फ़र मिलाने पर जो भी रबर बनेगा उस रबर की तनन क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती हैं, उसकी मजबूती बढ़ जाती हैं। अब इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है? तो किसी भी, या कह सकते हैं रबर का जब पॉलीमराइजेशन होता है या रबर बनता है तो रबर के अंदर सल्फ़र मिलाया जाता है और सल्फ़र मिलाने की घटना वल्कीनीकरण कहलाती है। वल्कीनीकरण कहलाती हैं। अब वल्कीनीकरण से होगा क्या? वल्कीनीकरण क्यों किया जाता है? वल्कीनीकरण इसलिए किया जाता है कि बनने वाला जो रबर है वो इतना मजबूत नहीं होता, उच्च क्वालिटी का या उच्च क्षमता वाला नहीं होता। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उसके अंदर सल्फ़र मिलाया जाता है। अब ये सल्फ़र क्या करता है? सल्फ़र मोनोमर की जो यूनिट है उनके बीच में जो डबल बॉन्ड होंगे उन डबल बॉन्ड को या द्विबंधों को तोड़कर उनके बीच में सल्फ़र के तिर्यक बंधों का निर्माण करता है, जिससे क्या होगी? एक जालनुमा संरचना बनेगी तथा रबर को मजबूती प्रदान होती हैं। तो रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए ही रबर का वल्कीनीकरण किया जाता है। किस तरह से? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आइसोप्रीन लिया हमने, ये हमने आइसोप्रीन लिया, ठीक है। आइसोप्रीन की हमने एक और यूनिट ली, या यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ये आगे से आगे जुड़ती जाएगी मोनोमर की यूनिट। क्लियर? ये हमने यूनिट ली। अब क्या करेंगे? जब इसके अंदर सल्फ़र मिलाया जाता है तो ये सल्फ़र क्या करता है? ये जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड को या इन द्विबंधों को क्या करेगा? ये तोड़ देगा, इनका ब्रेक कर लेगा और इनके बीच में क्या बनाएगा? सल्फाइड बंधों का निर्माण करता है। इस तरह से इनके बीच में क्या बन जाएंगे? सल्फाइड बंध बन जाएंगे और सल्फाइड बंध बनने से इसको क्या मिलेगी? मजबूती मिल जाएगी। ठीक है, तो मजबूती मिल जाती है। ठीक है, तो इनकी क्वालिटी को सुधारने के लिए
रबर की क्वालिटी को सुधारने के लिए इसका वल्कनीकरण किया जाता है, इसके अंदर रबर मिलाया जाता है। जो टायर के लिए रबर बनाए जाते हैं उसके अंदर आपको याद रखना है 5 से 10% सल्फ़र मिलाया जाता है। कितना? 5 से 10% सल्फ़र वल्कनीकरण के दौरान मिलाया जाता है। अब रबर का यूज़ क्या है, उपयोग क्या है, तो आपको पता ही है रबर का यूज़ कहाँ होता है। जनरली रबर का जो यूज़ होता है वो होता है टायर बनाने के लिए। जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनके टायर तथा ट्यूब बनाने के लिए भी रबर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रबर का उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। रबर का उपयोग ट्यूब तथा पाइपलाइंस, नलियाँ आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए, आज हमने देख लिया रबर के बारे में कि रबर क्या होता है, नेचुरल रबर क्या है, सिंथेटिक रबर क्या है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, गवर्नमेंट रबर, इन सब के बारे में हमने आज बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके नोट्स